Good morning, class 8th. Welcome back to your social studies classes, which is your SST classes. Okay. So class 8th, we have completed lesson number 1 of history in your subject. Now today we will do the lesson number 2 of the history itself, and the name of the chapter number 2 is From Trade to Territory. तो बच्चों, हम लोगों ने लेसन नंबर 1 में अपने मॉडर्न इंडिया के बारे में ये समझा था कि मॉडर्न इंडिया है क्या, मॉडर्न इंडिया में क्या कुछ हुआ, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को एक डिटेल एनालिसिस करनी है। तो यहाँ पे अब शुरू हो जाती है लेसन नंबर 2 से आपका मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाएगा। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कि देश में हमारे जो इन्वेडर्स आए और किस फॉर्म में आए, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडर्स। वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए और फिर धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने हमारी टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया। चलो, तो कौन से पेज नंबर पे है ये? ऑन पेज नंबर 17। यू शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 17। लेट्स स्टार्ट। पढ़ना क्या है, व्हाट इज इन फोकस, क्या क्या पढ़ना है, तो पहले ये देखेंगे। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो भारत में जब उनका आगमन होता है वो आते हैं। ट्रेड लीडिंग टू वॉर्स। अब जो व्यापार ये लोग करते हैं तो इस व्यापार से, इस बिजनेस से युद्ध कैसे प्रारंभ हो जाता है, वॉर्स कैसे हो जाता है। फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर। अब ये लोग हमारे यहाँ आए थे एज बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन, बट इन लोग धीरे धीरे इन लोगों का पॉलिटिकल कंट्रोल कैसे हो जाता है, ठीक है, हमारे देश पे। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठा टेरिटरीज। इन लोगों ने मैसूर पे और मराठाओं का जहाँ पे कब्जा था उसको भी अपने अंडर में ये लोग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वॉर्स अगेंस्ट नेपाल, सिंध एंड पिंडारीज। नेपाल, सिंध और पिंडारीज के खिलाफ इन लोग कैसे युद्ध करते हैं। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। पंजाब पे कैसे कब्जा जमा लिया। एनेक्सेशंस अंडर डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी था उसके अंडर में किस प्रकार के एनेक्सेशन होते हैं हमारे देश में। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। किस तरीके से ये लोग फैलते हैं हमारे देश में, मतलब इन लोगों का जो कंट्रोल इनके अंडर में आता है, जो एरिया, वो कैसे बढ़ता जाता है धीरे धीरे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और ये लोग फिर धीरे धीरे एक नया एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश कर देते हैं। चलो, इन क्लास 7th यू रेड दैट औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स। तो ग्रेट मुगल्स में लास्ट राजा कौन था? औरंगजेब। उसके बाद जो लेटर मुगल्स आए दे वर वीक रूलर्स, ठीक है। ही एस्टैब्लिश्ड मुगल कंट्रोल ओवर लार्ज टेरिटरी, मोस्ट ऑफ विच फॉर्म्स प्रेजेंट डे इंडिया। आफ्टर ही डाइड इन 1707, मुगल authorities saw a rapid decline due to the emergence of new political formations resulting from the old Mughal provinces resulting their independence, or some regional powers like the Marathas and Sikhs gaining prominence in their regions. तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, उसके बाद क्या हुआ, मुगल जो डायनेस्टी थी उसका धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, वो खत्म होने के कगार पे आ गई, ठीक है। तो उस दौरान कुछ रीजनल पावर्स थे जो कि मराठा और सिख। अब जब कोई बड़ी जो शासन प्रणाली है अगर वो खराब होने लगती है, अगर वो खत्म होने लगती है, तो जो रीजनल जो छोटे छोटे जगहों के जो राजा महाराजा होते हैं उनको क्या लगता है कि अब हम अपना डोमिनेंस बढ़ाएं, हम इनसे युद्ध करके, चूंकि ये कमजोर हो चुके हैं तो इनसे युद्ध करके हम आगे आ जाएं। Hence the 18th century saw the gradual shifting of power from one point, Delhi, to numerous points like Bengal and Awadh across the country. तो दिल्ली में मेन पावर था, लेकिन अभी क्या हो गया, अब चूंकि वीक मुगल रूलर्स हो गया तो अब क्या हुआ, ये जो पावर था ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगा और किधर जाने लगा, बंगाल और अवध की तरफ। You also read in the previous class that many European trading companies had started coming to India in the late medieval period. तो लेट मेडिवल पीरियड में मैनी यूरोपियन जो थे ट्रेडर्स वो आने लगे, कंट्रीज आने लगी, ट्रेडिंग कंपनीज हमारे देश में व्यापार करने के लिए। इनिशियली द होल पर्पस ऑफ दीज कंपनीज वॉज ट्रेड, बट वन ऑफ दीज कंपनीज, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, गेन्ड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ओवर द ईयर्स। British became so powerful that they later emerged as the rulers of India. They ruled India for about 200 years, exploiting its resources to serve their own selfish ends and influencing almost every aspect of modern India, be it polity, economy, society or culture.
You may be wondering how the British did it. That is why you will learn in this chapter. तो देखो, जब मुगल डायनेस्टी का जब डिक्लाइन शुरू हो गया तो जो लेटर मुगल्स आए उस दौरान फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री में आप देखते हो कि जो यूरोपियन कंपनीज आती हैं हमारे देश में व्यापार करने के लिए, तो एक जो सबसे प्रमुख कंपनी थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे देश में ट्रेडिंग कंपनी के बतौर ट्रेडिंग कंपनी आई, व्यापार करने के लिए आई। लेकिन धीरे धीरे वो किस तरीके से हमारे देश पर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, और किस तरीके से वो अपने कंट्रोल को जमा लेती है, धीरे धीरे वो हमारे ऊपर ही रूल करना शुरू कर देती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हमारे देश में आई थी। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। चलो, as you already know, during the 17th and 18th centuries, there were many European trading companies in India, which included that of the Portuguese. अंडरलाइन करिए कौन कौन सी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई थी। सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज। फिर कौन है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तीसरे नंबर पे। फिर कौन आई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्टुगीज हु वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया। पोर्टुगीज जो थे वो सबसे पहले भारत में आए थे। सेट अप देयर ट्रेडिंग आउटपोस्ट एट कोचिन। कहाँ पे इन लोगों ने अपना व्यापार स्थापित किया? कोचिन, गोवा, दमन एंड दीव। तो कोचिन हो गया, गोवा हो गया, दमन एंड दीव, ये सब देख रहे हो। ये सब जो है, ये सब क्या है आपके? ये सब कोस्टल एरियाज है जहाँ पे आपको जो सीज हैं, ओशियंस है, वहाँ से आप व्यापार कर सकते हो, ठीक है ना, वाटर बॉडीज के थ्रू। दे लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर पोजेशंस टू दीज न्यू राइवल्स। अब पोर्टुगीज और डच अब हमारे देश में आए थे फॉर एज ट्रेडर्स, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो इनके बाद आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आते हैं, ट्रेडिंग कंपनी जो आती है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं, इन लोगों का धीरे धीरे कब्जा हो जाता है और पोर्टुगीज और डच का धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। अ पेंटिंग शोइंग द फ्लीट ऑफ अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए यहाँ पे जो पेंटिंग दिखाई गई आपको, दिस इज द फ्लीट ऑफ अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डचेस देख रहे हो आप, ये भी कोस्टल एरियाज के थ्रू आए थे एंड द शिप्स आर बीइंग शोन ओवर हियर। द ट्रेडिंग आउटपोस्ट और सेंटर्स वर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज। Since the officials of companies were called factors, the trading outpost came to be called factories. तो जो कोस्टल एरियाज थी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया था, ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर्स को सेटअप किया गया था। अब ऑफिशियल्स जो थे कंपनीज के, उनको क्या बोला जाता था? दे वर कॉल्ड फैक्टर्स, और इसीलिए उनकी कंपनीज को फैक्ट्रीज बोला गया। These factories looked like small towns consisting of offices and warehouses and fortified against possible attacks by the armies of the Indian rulers or those of the trading rivals. तो ये फैक्ट्रीज में क्या क्या दिखता था? छोटे छोटे घर दिखते थे, उसमें ऑफिसेज होते थे, वेयर हाउसेज होते थे, और फोर्टिफाई मतलब बड़े बड़े ऊंची ऊंची दीवारों से चारों तरफ घेर देना उन फैक्ट्रीज को। तो ये ब्रिटिशर्स जो थे, जो भी हमारे न्यू अराइवल्स थे, इन्होंने क्या किया? फोर्टिफाई कर दिया अपने फैक्ट्रीज को, ताकि कोई भी दूसरा जो एनिमी है उस पर अटैक ना कर सके। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियन गुड्स, जैसे कि फाइन क्वालिटी कॉटन, सिल्क, ये सब यूरोप और अमेरिका में क्या किया जाता था? एक्सपोर्ट किया जाता था हमारे देश से। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इंडिगो, क्लोथ, सैलपीटर एंड स्पाइसेस, मसाले जो हमारे देश के थे बच्चों, वो बहुत ज़्यादा प्रख्यात थे। आज भी आप जानते हो कि हमारे देश में मसाले कितने ज़्यादा अमाउंट में और कितने वेरीड फॉर्म में हमारे यहाँ खेती होती है मसालों की, कितना हमारे यहाँ अभी भी एक्सपोर्ट होता है ना। तो उस दौरान और भी होता था, इंक्लूडिंग कार्डमम, ठीक है, इलायची, सिनेमम, ठीक है, लौंग, क्लोव, लौंग, ठीक है, एंड पेपर, काली मिर्च, वर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड। तो यूरोप और अमेरिका में इन सब चीज़ों को हमारे देश से भेजा जाता था, ठीक है। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बॉट दीज गुड्स एट लो प्राइसेस फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड देम एट कंसिडरेबली हाई प्राइसेस इन द यूरोपियन कंट्रीज। Thus, they made huge profits throughout this trade. The competition among the various European companies was due to the fact that all of them wanted to buy the same things. This situation led to a natural hike in the prices of these goods, thus reducing the profit of the companies.
अब जो यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज आई थी हमारे देश में, वो क्या काम करती थी, ये जो मसाले हो गए, सिल्क हो गया ना, इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, इन सब चीज़ों को सस्ते दाम पर खरीदती थी और अपने देश में ले जा करके बहुत महंगे दाम पे बेचती थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, मुनाफा होता था। अब कंपटीशन क्यों हो गया इन सारी कंपनीज के बीच में, डच कंपनी के बीच में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, पोर्टुगीज़ के बीच में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, फ्रेंच जो कंपनी फ्रेंच से जहाँ से आई और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ये सब क्यों कंपटीशन हो गया, क्योंकि सभी का सभी यही चाहते थे कि हम यहाँ से सस्ते दामों पे खरीदे सामान को और अपने देश में ले जा करके खूब महंगे दाम पर बेचे। फिर उसके बाद से क्या हुआ, प्राइस में जो प्राइस थी, जो कॉस्ट प्राइस थी, उसमें क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीमेंट हो गया और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होने लगा। ईच ऑफ देम वीट फॉर अ ग्रेटर शेयर एंड इवन ट्राई टू एस्टैब्लिश इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। This led to a number of wars which eventually resulted in the defeat of the Portuguese, Dutch and the Danes. The English and the French emerged victorious to dominate Indian trader. तो इस वजह से इन कंपनीज के बीच में लड़ाई हुआ, उसमें जीता कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, ये विक्टोरियस हुई, ये जीत गई। These two remaining rivals continued to compete with each other until one of them, the French, was ousted from the Indian trading scene. अब ये दोनों आपस में लड़ती रही कि मोनोपोली किसका सेटअप होगा, मतलब सबसे ज़्यादा कौन यहाँ से खरीदेगा और सबसे ज़्यादा लेके कौन बेचेगा। उनको ये करना था कि फ्रेंच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों को ये चाहिए था, ये चाहती थी कि हम पूरे देश पर हम एकमात्र व्यापार करें और किसी को ना करने दें, तभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। तो बाद में क्या होता है, फ्रेंच में और जब ईस्ट इंडिया कंपनी में युद्ध होता है तो फ्रेंच हार जाती है और उसको हमारे देश से वो चले जाते हैं। History reveals in the later half of the 18th century there occurred two significant events. दो significant events हुआ था 18th century में। पहला हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन और दूसरा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। These events influenced the future course of history of many countries of the world. और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, इसके वजह से हमारे पूरी दुनिया में, दुनिया में जितने भी देश हैं उनके फ्यूचर को इन दोनों इंसिडेंसेस से बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ। चलो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानो। इन दिसंबर 1600 में ये लोग दिसंबर में आए थे हमारे देश में। A small group of merchants sought permission from Queen Elizabeth I to carry out trade with eastern countries. तो कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे, थोड़े से व्यापारी थे, उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से उन्होंने क्या किया कि ग्रांट इशू कर लिया कि आप हमें आदेश दे दीजिए कि हम जाकर के ईस्टर्न कंट्रीज में व्यापार करें। क्वीन ग्रांटेड द मर्चेंट्स द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, कि ठीक है भाई आप ईस्ट में जाकर के व्यापार कर सकते हो। दिस वे द ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स गॉट मोनोपोली ओवर ईस्टर्न ट्रेड। अब चूंकि क्वीन एलिजाबेथ ने सिर्फ इनको ही दिया कि आप ईस्ट में ट्रेड करोगे, तो इस वजह से इन लोगों का ईस्ट पे मोनोपोली हो गया। मोनोपोली मतलब एकमात्र यही लोग थे जो यहाँ पर व्यापार कर पा रहे थे। दिस meant that no other company of England could compete with this trading group, English East India Company. Now the company could go across the ocean in search of new lands from where it could buy goods at low prices and bring them back to Europe to sell at higher prices. However, it was beyond the power of the Royal Charter to prevent the trading companies which belonged to other European countries from trading with the East. In India, as already mentioned, the British trading company had to compete with the Portuguese, the Dutch, the Danes and the French. चलो तो अब क्या हुआ, जब ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में आई, सबसे पहले कौन आया, पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो अब इनके जो कड़ी प्रतिद्वंदी थे, कड़े कॉम्पिटिटर्स थे, उनसे इनको फाइट करना था ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो किसे लड़ना था, पोर्टुगीज से, डच से, डेन से और फ्रेंच से। However, through careful planning, British East India Company was successful in setting up its first factory in India at Surat in 1612. Underline. तो लड़ाई के बाद, केयरफुल प्लानिंग के बाद, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सबसे पहला अपना फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप करती है, सूरत में 1612 में। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इट फैक्ट्रीज एट मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे।
तो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में भी इन लोग अपना क्या करते हैं, फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं। चलो, हिस्ट्री रिवील्स इन द 17th century रिलेशंस बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिश वर कॉर्डियल। 17वीं शताब्दी में क्या था बच्चों कि हमारा रिलेशन भारतवासियों का ब्रिटिशर्स के साथ में बहुत ही अच्छा संबंध था। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ब्रिटिश एज वेल एज इंडियंस एज इट्स एम्प्लॉयज। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो हमारे देश में व्यापार करने आई थी, उसमें जो एम्प्लॉयज़ थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो इंग्लिश मैन भी थे और ब्रिटिशर्स भी थे और इंडियंस भी थे। Relations between them were not limited to business only, but intermarriages also took place between them. तो सिर्फ हमारा रिलेशन उनसे सिर्फ मैरिज के पर्सपेक्टिव से नहीं था, सॉरी सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं था, बल्कि शादियाँ भी हो जाती थी। दैट मीन्स अंग्रेज की लड़की से इंडियन लड़के की शादी हो जाती थी, चाहे तो अंग्रेज की लड़के से इंडियन लड़की की शादी हो जाती थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानो। चलो, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द 18th century, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द टफेस्ट राइवल ट्रेडिंग ग्रुप द ब्रिटिश हैड टू डील विथ। अब सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कौन था? फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। द कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1664। कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1664 में। इन इंडिया इट सेटअप इट्स फैक्ट्रीज एट माहे। कहाँ कहाँ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री सेटअप किया था? माहे केरला में, चंदेर नागौर बंगाल में, और करिकाल यानॉन पौंडीचेरी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, सारे कोस्टल एरियाज पे। अनलाइक द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी उस पर कोई भी किसी का भी कंट्रोल नहीं था। ब्रिटिश में जो क्वीन बैठी थी एलिजाबेथ, उनका कंट्रोल उस पर नहीं था, लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल फ्रांस के गवर्नमेंट के साथ में था। फ्रांस के गवर्नमेंट जो थे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर उनका कंट्रोल था। द कंपनी डिपेंडेड ऑन द गवर्नमेंट फॉर पॉलिसीज रिगार्डिंग ट्रेड, फाइनेंस एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी को डिपेंड होना पड़ता था ऑन द गवर्नमेंट, उसको जो भी पॉलिसीज उनको लेना पड़ता था, बनाना पड़ता था रिगार्डिंग ट्रेड, फाइनेंस एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मन से जो भी उसको पॉलिसी बनाना होता था वो बना लेती थी। इसी वजह से देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जीत गई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स पर किसी का कंट्रोल नहीं था, लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर फ्रांस का कंट्रोल था। हिस्ट्री रिवील्स प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ पलासी। It got its name from the palace tree on which beautiful red flowers bloom. These flowers are used to produce gulal, the colored powder used during the celebration of the holy festival. देखिए एक यहाँ पे स्ट्रेंजिंग फैक्ट आपको समझाने को मिल रहा है। प्लासी, अब प्लासी में कई सारे युद्ध हुए हैं, आप उनको जानते हो। प्लासी एक जगह का नाम है। ये नाम जो है कहाँ से लिया गया? पलासी से। और पलास ट्री एक पेड़ है जिसका नाम है पलाश ट्री, जिस पर बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के फूल खिलते हैं, ठीक है। और उन्हीं फूलों से हम जो होली में गुलाल लगाते हैं वो गुलाल बनाया जाता है। तो ये यहाँ पे ढेर सारे पलाश ट्री थे, इस वजह से यहाँ का नाम पलाशी रख दिया गया और उसके बाद में धीरे धीरे बोलते बोलते ये प्लासी हो गया। ट्रेड लीडिंग टू वॉर्स। देखो अब ट्रेड मतलब ऐसे कौन से जो ये लोग व्यापार करने आए थे, तो ये व्यापारी आपस में युद्ध क्यों कर बैठते हैं और कौन कौन से युद्ध होते हैं? जैसे कि द फर्स्ट कर्नाटिक वार, द सेकेंड कर्नाटिक वार एंड द थर्ड कर्नाटिक वार, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर। अब एक छोटे से समूह, व्यापारियों का छोटा सा समूह हमारे देश में आया था, फिर धीरे धीरे उसका कैसे पॉलिटिकल कंट्रोल हमारे देश पे हो जाता है कि सारी चीज़ें उनके अंडर में आ जाती हैं, ये हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। जिसमें आपको देखिए बैटल ऑफ प्लासी दिखाई पड़ेगा, फिर बैटल ऑफ बक्सर, और फिर कंपैरिजन होगा दोनों बैटल्स के बीच में। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, ठीक है। इससे हमारे देश पे क्या इफेक्ट पड़ा। डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कंपनी ऑफिशियल्स एड नाबोब्स, ये सब चीज़ें, ये सब मैप, डायग्राम्स, फिगर्स यहाँ पे दी गई हैं, उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे। आपकी बुक ये बहुत अच्छी है, फुटस्टेप्स। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठा टेरिटरीज। अब कैसे मैसूर और मराठा पर भी अंग्रेज अपना
कब्जा जमा लेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद देखो इसमें हो जाएगा तुम्हारा रिलेशंस ऑफ द ब्रिटिश विद मैसूर। मैसूर के साथ में क्या रिलेशन है ब्रिटिशर्स का। देखो फर्स्ट मैसूर वॉर होगा, फिर सेकेंड मैसूर वॉर, फिर थर्ड मैसूर वॉर और ये फोर्थ मैसूर वॉर। ठीक है, फोर्थ मैसूर वॉर के बाद ब्रिटिशर्स का टोटल कंट्रोल हो जाएगा मैसूर पे। उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, रिलेशंस ऑफ द ब्रिटिश विद द मराठा। फिर मराठाओं के साथ में पहला मराठा वॉर, फर्स्ट मराठा वॉर, सेकेंड मराठा वॉर, ये सब बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड मराठा वॉर पूरा, ठीक है, ये हो गया मैसूर और मराठा की कहानी। फिर उन लोग जो युद्ध लड़ते हैं नेपाल, सिंध और पिंडारी के साथ में, नेपाल वॉर, पिंडारी वॉर है ना, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, सिंध को कैसे जीत लिया, अफगान वॉर। उसके बाद पंजाब पे कैसे वो लोग एनेक्स करते हैं। उसमें देखो पंजाब में, अब पंजाब में जब कब्जा जमाना है तो जाहिर सी बात है सिखों के साथ लड़ना पड़ेगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, एनेक्सेशन अंडर डलहौजी, जो लॉर्ड डलहौजी थे इनके वजह से इनके अंडर में कैसे कंट्रोल होता है देश पे हमारे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि इसकी पॉलिसी थी, ठीक है, महारथी पॉलिसी। चलो नाना साहब को देखो, एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को कैसे एनेक्सेशन करेंगे और अदर एनेक्सेशन जो और भी जगह है वहाँ पे कैसे इन लोग का अपना कंट्रोल होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इतना कंट्रोल कर लेंगे तो फिर ये लोग नया एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, आर्मी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें क्या होगा, ये पढ़ोगे। फिर उसके बाद रूरल इंडिया अंडर द ब्रिटिश, जो कि आपका नेक्स्ट लेसन है। पहले यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि ब्रिटिशर्स आए कैसे, वो यहाँ पे पैर अपना जमा कैसे पाए। जब पहले ही से इतनी सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, फ्रेंच थी, डच थी, पोर्टुगीज थी, तो इन लोग कैसे जीते, ये लोग कैसे विक्टोरियस हुए, फिर इन लोगों ने कैसे कैसे कंट्रोल किया भारत पे। फिर उसके बाद गाँव का क्या हाल था, ये आप लोग पढ़ोगे लेसन नंबर 3 में। एक हम लोग व्यू ले लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे चलना है हम लोग को। चलो फोर्थ लेसन में क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइबल पीपल एंड कॉलोनियलिज्म। अब हमारे देश में सिर्फ गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले ही लोग नहीं हैं, वो लोग भी हैं जो जंगलों में वास करते हैं, जिनको हम लोग आदिवासी कहते हैं, ट्राइबल पीपल। तो उनके साथ इन लोगों ने क्या किया, उनको कैसे, उनके जो क्षेत्रफल जहाँ पे वो लोग रहते थे उसको कैसे हटा दिया, फिर उन लोग कैसे लड़ते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स कैसे होती हैं, ये सब पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 में। लेसन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे अबाउट क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़, कि हमारे देश में क्या क्या क्राफ्ट और क्या क्या हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, इकोनॉमी जो हमारी थी, जो इतनी अच्छी थी, ठीक है, उसको कैसे इन लोगों ने तहस नहस कर दिया ब्रिटिशर्स ने। हिस्ट्री इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, मॉडर्न हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद जब इन लोग सब कुछ तहस नहस कर देंगे, पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे, तो ऑब्वियसली रिवोल्ट होगा। अब लोग गुस्से से भड़क जाएंगे और इनके खिलाफ बोलेंगे, तो द ग्रेट रिवोल्ट, जो रिवोल्ट होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857, वो पढ़ोगे पूरा डिटेल में। चलो उसके बाद एजुकेशन की क्या स्थिति थी ब्रिटिशर्स के अंडर में, ये देखोगे। इसमें आप लोग स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन लोगों का नाम आ जाएगा। सर सैयद अहमद अली खान, जो कि मुस्लिम्स के एजुकेशन के लिए जिन्होंने बोला। मूवमेंट्स फॉर द अप्रेस्ड, अब जब रिवोल्ट हो जाएगा, ये लोग जब डर जाएंगे कि अरे ये तो इंडियंस रिवोल्ट कर बैठे, ठीक है, तो ये लोग कुछ मूवमेंट्स लेकर के आएंगे, ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में। उसके बाद लेसन नंबर 9 में पढ़ोगे अबाउट कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज, शहरों में कैसे चेंज होता है, कॉलोनीज का सेटअप कैसे होता है, ठीक है, ये देखोगे। देन चेंजेस इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अब लिटरेचर में, आर्ट और आर्किटेक्चर में कैसे बदलाव आ जाता है। अब ये लोग जब अपनी सभ्यता लेकर के आएंगे और हमारे देश की सभ्यता दोनों मिल जाएगी, तो चेंज तो होगा ही। चलो ये पढ़ोगे लेसन नंबर 11 में, लेसन नंबर 10 में। लेसन नंबर 12, 11 में पाथ टू फ्रीडम, अब कैसे हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए, पूर्ण जो टोटल इंडिपेंडेंस है उसके लिए कैसे हम लोग युद्ध करते हैं। बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह ढाका, मोतीलाल नेहरू, इन सब लोगों के बारे में, गांधी जी, जनरल डायर, ये देखो जलियांवाला बाग मैसाकर, इन सब चीज़ों के बारे में देखोगे। क्लास 8 की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, अनलाइक क्लास 7 मेडिवल हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, कोई नहीं। चलो लेसन नंबर 12 में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस के बाद भारत की क्या व्यवस्था है, भारत की क्या सीन है इंडिया की, ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम होगा, ये सब तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे।
तो यह भी हिस्ट्री की बात है। इसके बाद मैं जब ज्योग्राफी शुरू करूँगी तो उसके बारे में भी हम लोग पूरा देखेंगे कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, और सिविक्स जब शुरू करेंगे तो ये भी देखेंगे कि सिविक्स में क्या क्या पढ़ना है। ओके क्लास, थैंक यू। Do the work of lesson number 1 in your copy properly. Whenever the school will reopen, I will check your copy work. Thank you.